बच्चों ये वीडियो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स का है। जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर क्या फोर्स लगेगा, इसके बारे में मैंने इस पर बताया, और फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल का भी डिस्कशन है। बट मैं आपको बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि मैं माइक लगाना भूल गया था, और 12 मिनट तक का जो साउंड है वो बिना माइक का साउंड है, आपको उसको मैनेज करना होगा। ये कभी कभी गलतियां हमसे यूट्यूब पर हो जाती है, वीडियो रिकॉर्ड करने में, यूट्यूब के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने में गलतियां हो जाती है। तो 12 मिनट तक मैंने माइक ही नहीं लगाया था, तो ऐसे साउंड में उसको रिकॉर्ड किया है मैंने, और उसके बाद फिर 12 मिनट के बाद रिकॉर्डिंग है। तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना, नेक्स्ट टाइम से ये गलती होगी भी नहीं। देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर में बायोट सेवर्ट लॉ और उसका एप्लीकेशंस, इसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन सोलिनॉइड, उस पर सारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये कंप्लीट हो चुका है। अभी तक का सिलेबस में हम लोग ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से शुरू किए थे क्लास। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के बाद एम्पियर स्विमिंग रूल, बायट सेवर्ट लॉ। बायट सेवर्ट लॉ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन था। बायट सेवर्ट लॉ में दो एप्लीकेशन हुआ, एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का, बाद में हम लोग एक सर्कुलर कॉइल का केस किए। सर्कुलर कॉइल में दो केस किए, अलोंग द एक्सिस एट द सेंटर, राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन फाइंड किए। फिर पढ़े हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए बात किए थे, एनसीईआरटी वाला एक प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर बाद में सोलिनॉइड। यहां तक का पूरा क्लास हो चुका। अब आगे का पोर्शन देखिए क्या है। तो जब स्टार्ट किए थे तभी बात किए थे कि दो तरीके से इस चैप्टर को आप पढ़ रहे थे। क्या? एक तो ये पढ़ रहे थे ना कि अभी तक जो बात कर रहे थे, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, कि किसी वायर में करंट का फ्लो होगा तो उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, ये बात चल रहा है। और हमने देखा कि वायर में करंट का फ्लो हो रहा, फ्लो होने के बाद उसके सराउंडिंग एरिया में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको बायट और सेवर्ट ने कैलकुलेट करके फाइंड किया, फार्मूले दिए हम लोग को। ये चल रहा था बात। अब देखो अब कहानी कुछ और है। अब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन होगा। जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, चार्ज पार्टिकल कहां मूव करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। अब बात समझना, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगने वाला है। मतलब देखो क्या क्या डिफरेंट बात है। पहले ये बात पढ़े कि मान लो ये वायर है, वायर में करंट फ्लो हो रहा, वायर में करंट फ्लो हो रहा, इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। तो बायट सेवर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ का बात हो। अब क्या बात हो कि मैग्नेटिक फील्ड है ऑलरेडी, और इस मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट करा रहे हैं। चार्ज का मूवमेंट, या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। तो मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। मतलब फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन मूविंग चार्जेज इन मैग्नेटिक फील्ड। अब ये बात करना, क्या बात करना? फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन मूविंग चार्जेज इन मैग्नेटिक। अरे जब चार्ज रेस्ट में था तब तो कोई फोर्स लगता नहीं था एक्स्ट्रा उसके ऊपर में। तो जब चार्ज मोशन में होगा, चार्ज मूव करेगा किसी v वेलोसिटी के साथ, मतलब जब भी कोई चार्ज पार्टिकल का मोशन होगा, मान लो ऐसे ये एक प्लस क्यू चार्ज है। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ जा रहा और ये मैग्नेटिक फील्ड v है, सपोज करिए ये चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी v और चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी v है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b में, उसके साथ कुछ थीटा एंगल भी बनाया। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, किसका मैग्नेटिक फील्ड? क्या उस चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड? बिल्कुल नहीं। कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड पहले से जनरेट, सपोज करो क्या
मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड हो रहा, या किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड हो रहा, उस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स क्या लगेगा। बाद में हम लोग उस मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को ले आएंगे कि देखिए कंडक्टर है जिसमें करंट का फ्लो होता, उसको मैग्नेटिक फील्ड में लिखे तो बताओ मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा। मतलब ओवरऑल अब हम लोग मैग्नेटिक फोर्स की तरफ आए। अभी तक क्या बात चल रहा था, मैग्नेटिक फील्ड, क्या बात चल रहा था, आप ऐसा समझिए चैप्टर के स्टार्ट में चल रहा था मैग्नेटिक फील्ड। आप चैप्टर को दो तरीके से बांटो, पूरे इस चैप्टर को आप 2 टाइप से डिवाइड करो, एक मैग्नेटिक फील्ड का पोर्शन अलग है, एक मैग्नेटिक फोर्स का पोर्शन अलग है। अभी तक जो बातें हुई वो सारा मैग्नेटिक फील्ड का पोर्शन कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करना है। अब मैग्नेटिक फील्ड हो चुका, पता हो चुका, अब उस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा ये पता करना। बात समझ रहे हैं ना, ये डिफरेंट समझ रहे हैं बात। पहले क्या पढ़े हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक का चर्चा ये था कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। अब मैग्नेटिक फील्ड में मोशन होगा चार्ज पार्टिकल का, यानी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, यही टॉपिक हमारा है। क्या टॉपिक है हमारा, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो हमारा ये टॉपिक शुरू होने वाला है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल का मोशन कहां होने वाला, मैग्नेटिक फील्ड में। तो उस पर व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक फोर्स। क्या एक्सपीरियंस करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ऑब्जर्व बाय ए डच साइंटिस्ट लॉरेंज, इसलिए बगल में हम लोग लिखते हैं लॉरेंज फोर्स। यानी आज हम लोग इसके साथ क्या बात करने वाले, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। यानी ये ऑब्जर्वेशन सबसे पहले लॉरेंज ने किया कि चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स, तो क्या फॉर्मूला होगा, लॉरेंज ने एक्सपीरियंस किया था, इसलिए बोलते हैं लॉरेंज फोर्स या बोलते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। और इस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का डायरेक्शन फ्लेमिंग ने बताया। तो इसका डायरेक्शन हम लोग फाइंड करने के लिए इस टॉपिक में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी पढ़ेंगे। ठीक, मान लो ऐसे हम 2-3 डायग्राम्स आपको एक्सप्लेन करें। अभी सपोज करो एक सिंपल ऐसे बोलते हैं डायग्राम कि देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको हम चैप्टर के स्टार्ट में ही बताए थे कि पैरेलल टू द फील्ड लाइंस। अब मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू, ये बोलते हैं प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है। अब ये चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा और b के साथ थीटा एंगल बनाएगा। अब ये चार्ज पार्टिकल को, जैसे चार्ज पार्टिकल का मोशन हो रहा v वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में और थीटा एंगल बना रहा है, इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर लगेगा। दैट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। अब अगर इसको 3 एक्सिस मान ले हम, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड से जे हमारा 4 फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, जो सेंट्रल फिंगर है वो वेलोसिटी बताएगा, तो ये थंब जो है वो क्या बताएगा, वो थंब उस पर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। हरी बात समझ में? तो अभी एक तो बात यहाँ से समझ लो, एक सिंपल बात, एक सिंपल डायग्राम बता रहे कि जब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा v वेलोसिटी के साथ, तो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगने वाला F, एक तो ये बात हो, ठीक है। अब इसको हम अलग डायग्राम से भी समझेंगे।
इसको ऐसे ही बोल सकते हो, देखो कोई मैग्नेटिक फील्ड B है और v वेलोसिटी के साथ चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, जो थीटा एंगल बनेगा B और V के बीच में, याद रखना। अगर प्लस Q चार्ज है तो इस पर एक अपवर्ड फोर्स लगने वाला, इधर मैग्नेटिक फोर्स, ये तो आप बोल सकते हैं F इजिकल टू V क्रॉस P, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। स्क्रू घूमता है ना, उस हिसाब से स्क्रू रूल लगा के बात करें। तो इस तरीके से आप बोल रहे हैं कि एक चार्ज पार्टिकल Q मूविंग विद वेलोसिटी V in a uniform magnetic field V, then it's experience a force which is the perpendicular, ये force जो है ना perpendicular है, किस पर? perpendicular to the V and P, V और B के मैग्नीट्यूड पर ये perpendicular, ठीक है। तो ये जो फोर्स लगने वाला, इस फोर्स का एक्सपीरियंस सबसे पहले लॉरेंज ने किया, इसलिए इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। चलो मान लो इसको अगर आप कुछ पॉइंट आउट करना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान देना। हम लिखते हैं ऐसे, कंसीडर अ चार्ज्ड पार्टिकल Q moving with uniform velocity V in a magnetic field B such that V make an angle theta with B, then magnetic force acting on charge particle is, देखो F मैग्नेटिक फोर्स Q V क्रॉस Q V क्रॉस, अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का बात करें तो वो होगा F इजिकल टू Q V B साइन थीटा, क्योंकि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो साइन हटेगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा, यहां तक हम लोग बात किए कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, ऐसा कि v b के साथ थीटा एंगल बनाता हो, तो उस पर लगने वाला फोर्स होता है F इजिकल टू Q V क्रॉस B, और उसका मैग्नीट्यूड हो गया Q V B साइन थीटा। समझना आगे। अब ये जो फोर्स है जो मिला F इजिकल टू Q V B साइन थीटा, फिर से उसको लिखते ध्यान दीजिएगा, ये जो फोर्स मिला आपको Q V B साइन थीटा, ठीक है, इस फोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग? हम लोग बोलते हैं ना कि दिस फोर्स डिफ्लेक्ट चार्ज्ड पार्टिकल, deflects charge particle in magnetic field and is called मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। देखो ये जो चार्ज पार्टिकल है, वो ये जो फोर्स है, इस चार्ज पार्टिकल Q को डिफ्लेक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, डिफ्लेक्शन करवाएगा, और इसको क्या बोलते हैं? इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, ठीक है।
देखो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज perpendicular to magnitude of V and B and is determined by फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। ध्यान देना, मतलब ये जो फोर्स है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है ना वो परपेंडिकुलर है मैग्नीट्यूड किसका? डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वी एंड बी, और उसको फाइंड करेंगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। आपको बताएंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। मतलब मेरा कहने का मतलब ये भी था कि ये जो V और B है ना, जिसके बीच में थीटा एंगल बन रहा है, और इस पर जो फोर्स, ये जो फोर्स है परपेंडिकुलर है इस दोनों के मैग्नीट्यूड पर, और इसका डायरेक्शन को फाइंड करेंगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है? या अभी हम बताएं ऐसा कि अगर ये कोई चार्ज पार्टिकल Q है, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड B था और चार्ज पार्टिकल V वेलोसिटी के साथ मूव करता, थीटा एंगल बनाता, उस पर फोर्स लगता है, ये मैग्नेटिक फोर्स। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से ये हम डायरेक्शन को फाइंड करेंगे। ठीक है? आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अभी लिख सकते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखिए तो क्या होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बोलिए। अब लेफ्ट हैंड का बात आ गया। लेफ्ट हैंड को अपने लेफ्ट हैंड का जो तीनों फिंगर है कौन कौन, इसको बोलते हैं फोर फिंगर, ये सेंट्रल फिंगर और ये थंब। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि इफ फोर फिंगर, इफ वी स्ट्रेच बोल देते हैं, है ना, इफ वी स्ट्रेच्ड फोर फिंगर central finger and thumb of our left hand mutually perpendicular to each other, तीनों परपेंडिकुलर है। देन हम क्या बता रहे हैं समझो। बोलते हैं इफ वी स्ट्रेच फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब ऑफ आवर लेफ्ट हैंड, फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर, थंब ऑफ आवर लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन इफ फोर फिंगर indicates the direction of magnetic field central finger indicate the direction of current or velocity, then thumb will give the direction of magnetic force। यही है लेफ्ट हैंड रूल। ये फोर फिंगर, ठीक है, ये फोर फिंगर
ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये तुम्हारा सेंट्रल फिंगर वेलोसिटी या करंट, अभी वेलोसिटी और बाद में करंट कैरिंग कंडक्टर आएगा तो करंट हो जाएगा वो। तो ये तुम्हारा फोर्स, देखो अभी क्या बोल रहे हैं, ये है मैग्नेटिक फील्ड। इफ वी स्ट्रेच 4 फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब ऑफ आवर लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन इफ 4 फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट और वेलोसिटी। ये वेलोसिटी लिखने का पीछे क्या कारण है, देखो वेलोसिटी अभी v है, करंट क्यों लिखें, अभी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं ना, इसके बाद अब कंडक्टर को ही मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे जिस कंडक्टर में करंट का फ्लो होता हो। मान लीजिए अभी हम बोले एक सिंगल चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट कहाँ करवा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में, इसके बाद हम पूरे कंडक्टर को रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो वहां पर करंट का वैल्यू I हो जाएगा। तो देन डायरेक्शन ऑफ करंट, वेलोसिटी क्या बोले, डायरेक्शन ऑफ करंट और वेलोसिटी, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल। तो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स का ये डायरेक्शन थंब बता रहा, ठीक है। ये है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, लिखिए इसको, यहां से लिखेंगे। पहले तो ये बात हुआ था, इसको लॉरेंज फोर्स बोलते, फिर हम बोले मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स बोलेंगे, फिर लिखा है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। देखिए F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और इसका डायरेक्शन हम लोग फाइंड किए, मतलब मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन फाइंड किए कैसे, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। नहीं लिखे हैं तो बोलना चाहिए था, लिखिए। देखो कुछ स्पेशल केस क्या करते, F फिजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, अगर थीटा 0 हो तो उस पर लगने वाला फोर्स भी 0 होगा। थीटा 0 इसका मतलब क्या, मतलब मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी एकदम सेम हो, उसी के अलॉन्ग हो, थीटा एकदम 0 डिग्री हो, तो उस पर फोर्स लगने वाला 0। कहने का मतलब है डेट इज नो फोर्स एक्सपीरियंस्ड when charged particle move parallel to magnetic field। जब मैग्नेटिक फील्ड का पैरेलल में चार्ज पार्टिकल का मोशन होगा तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। अगर हम बोलते 180 डिग्री, क्यू वी भी साइन 180, साइन 180 0, फिर फोर्स 0, साइन 180 का मतलब एंटी पैरेलल, ठीक है। यानी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में कुछ चार्ज पार्टिकल को मूव करवाओ या एंटी पैरेलल करवाओ, उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगने वाला। फिर वही बात आता, नो फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड no force is experienced when charged particle move
एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। देखो तीसरा केस में जब थीटा 90 रखेंगे क्यू वी वी साइन 90 साइन 91 एफ बराबर क्यू वी वी। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन चार्ज पार्टिकल when it moves perpendicular to magnetic field। नंबर 4 केस बोले अब सर कौन सा केस होगा? मान लो V0 क्यू वी वी साइन थीटा, अगर वेलोसिटी 0 तो फोर्स 0। वेलोसिटी 0 का मतलब स्टेशनरी चार्ज, that is no force is experienced on stationary charge। ये कहने का मतलब एक बात समझ लो कि चार्ज पार्टिकल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में मूव करवाएंगे कोई फोर्स नहीं लगना, एंटी पैरेलल में मूव करवाएंगे कोई फोर्स नहीं लगना, जब परपेंडिकुलरली मूव कराएंगे तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और जब चार्ज का वेलोसिटी 0 हो तब भी फोर्स 0 है। इसका मतलब तो क्लियर बात समझ में आ रहा है कि जो स्टेशनरी चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी फोर्स का एक्सपीरियंस नहीं करता है। जो स्टेशनरी चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी तरह के फोर्स का एक्सपीरियंस नहीं करता है। यही मतलब हुआ ना इसका। तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला है आज। ठीक है, लिखो। देखो अब बात करें एफ फिजिकल टू क्यू वी वी साइन थीटा से थोड़ा और बात कर ले। देखो इसका यूनिट निकाल लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। एफ फिजिकल टू क्यू वी वी साइन थीटा, बोलो बी इजिकल टू क्या होगा? एफ बाई क्यू वी साइन थीटा। ध्यान देना, अब ऐसा बोल दे कि ए फोर्स 1 न्यूटन का हो, चार्ज हो 1 कूलाम का, वेलोसिटी हो 1 मीटर पर सेकेंड, और साइन थीटा का वैल्यू 1 कब होगा? जब थीटा क्या हो? 90। तो बताओ एफ बी इजिकल टू क्या हो रहा? 1 न्यूटन बाई 1 कूलम, वेलोसिटी का 1 मीटर पर सेकेंड, और साइन 91। ध्यान देना, साइन 91 वहां पर। अब क्या बोल रहे हैं समझना, b इज इक्वल टू 1 तो सबका कैंसिल हो गया। अब यहां बोलते न्यूटन बाई कूलम, और कूलम के साथ यह मीटर और पर सेकेंड। अब तुम जैसे 1 था सब में, 1 न्यूटन बाई अब मीटर, कूलम के नीचे सेकेंड कर लो, कूलम पर सेकेंड। बताओ कूलम पर सेकेंड क्या होता बताइए? अरे अगर कूलम पर सेकेंड कर लिए एक साथ, कूलम पर सेकेंड पढ़े हो, आई बराबर क्यू बाई टी, चार्ज का कूलम और टाइम का सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड एम्पियर को बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पियर कूलम। अच्छा फिर रहने दो, मीटर रहने दो नीचे में, मीटर और 1 कूलम पर एम्पियर को सेकेंड, यही ना होगा? तो क्या होगा? बी इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर, 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर।
ये 1 टेस्ला के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1 टेस्ला का। अब हमको कोई बोले 1 टेस्ला क्या होता, 1 टेस्ला क्या होता, अगर ये बोल दे कि 1 टेस्ला को कैसे डिफाइन करेंगे, तो बोलते हैं 1 टेस्ला इज दैट मैग्नेटिक फील्ड, 1 टेस्ला इज दैट मैग्नेटिक फील्ड in which a charge of 1 coulomb moving with a velocity of 1 meter per second experiences a force of 1 Newton। ठीक है, at right angle। 1 Tesla is that magnetic field in which a charge of 1 coulomb moving with a velocity of 1 meter per second experiences a force of 1 Newton, है ना, at right angle। तो 1 टेस्ला उस मैग्नेटिक फील्ड को कहेंगे जिसमें कोई 1 कूलाम का चार्ज 1 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से मूव करता हो और 1 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करता हो और राइट एंगल पर करता हो, है ना, एट राइट एंगल। इसको बोलते हैं 1 टेस्ला। तो 1 टेस्ला को आपको डिफाइन करने बोले ऐसे, 1 टेस्ला का मतलब यहां भी आया 1 न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर। तो 1 है, उसी में तो है कूलम, यहां है तो ना मीटर पर सेकेंड। कूलम, 1 कूलम का चार्ज 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव करता है, 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा और फोर्स एक्सपीरियंस राइट एंगल पर फोर्स लगेगा, तो बोलेंगे 1 टेस्ला। लिखिए, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी अभी निकालते हैं।